हेलो प्यारे बच्चों, जय करणी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेसर और हमारे YouTube चैनल केमिक फंडामेंटल्स में एक बार और आपका स्वागत है। हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 विलियन का NCERT सॉल्यूशन कर रहे थे। आज के वीडियो में हम उससे आगे आने वाले प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 68% जलीय विलयन है। कितना है बेटा? 68% जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब होता है जिसके अंदर विलायक जल को मानना है। ठीक है, 68% किसकी मात्रा है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल की। ठीक है, यदि विलयन 100 ग्राम होगा तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल कितना हो जाएगा? 68 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रतिशत वाले क्वेश्चन आपने W/W प्रतिशत, V/V प्रतिशत वाले टॉपिक्स में किए होंगे, इजी होते हैं। यदि इस विलयन का घनत्व दे रखा है आपको तो नमूने की क्या ज्ञात करनी है? आपको मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रतिशत में मान दिया है तो अपने को विलयन 100 ग्राम मानना पड़ेगा। तो माना विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। तो विलय कौन है बेटा? HNO3 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 68 ग्राम। ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैं इसमें कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं। ये 100 ग्राम होगा तो ये 68 ग्राम हो जाएगा क्योंकि ये 68% है HNO3। ठीक है, यदि इस विलयन का घनत्व दिया है और आपको मोलरता ज्ञात करनी। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें तो मोलरता ज्ञात करनी, ये तो अपन ने क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो मैंने लिख दिया। अब घनत्व दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो मैंने घनत्व का मान लिख दिया। घनत्व दिया है किसका? विलयन का दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार विलय का भी घनत्व दे देता है। विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व D का मान दिया आपको 1.504 ग्राम पर ml। राइट, चलिए अब क्या ज्ञात करनी है? ये तो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। मोलरता ज्ञात करनी है बेटा, तो मोलरता का फॉर्मूला लिखूंगा मैं। मोलरता बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में होना चाहिए। और अगर ml में हो तो अपन ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, लीटर में चेंज कर देंगे ml को। ठीक है, तो ये मोलरता का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, मोलरता ज्ञात करने के लिए अपने को विलय के मोल होना चाहिए और विलयन का आयतन होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। विलय के मोल बराबर भार बटा अणुभार। भार क्वेश्चन के अंदर दिया है 68 ग्राम। अणुभार आप HNO3 का ज्ञात कर सकते हो, तो विलय के मोल आपके पास आ जाएंगे, HNO3 के मोल आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ HNO3 का बेटा अणुभार। तो HNO3 का अणुभार क्या होगा? ठीक है, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 × 3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 16 × 48, 48 और 1 49 और 14 कितना हो गया? 63 ग्राम पर मोल। ये इसका अणुभार आ गया। किसका? HNO3। तो अब HNO3 के मोल निकालते हैं। तो विलय HNO3 के मोल बराबर आएगा बेटा भार बटा अणुभार। भार कितना है? भार है आपके क्वेश्चन के अंदर दिया है 68। अणुभार कितना है? अणुभार आपने ज्ञात किया है, कितना है? 63। ये मोलों की संख्या आ गई 68/63। क्लियर है? मोलों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें अपन लिखेंगे मोल। क्या लिखेंगे? मोल। इतने मोल अपने पास आ गए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मोल आगे, अब विलयन का आयतन निकालते हैं। अब आयतन कैसे निकालेंगे? आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है बेटा? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, विलयन का आयतन निकालना है
विलयन का आयतन निकालना है आपको। द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान पता है, विलयन का द्रव्यमान पता है, विलयन का घनत्व पता है, विलयन का घनत्व पता है, तो विलयन का आयतन यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। विलयन का आयतन आ जाएगा, इस फॉर्मूले में अपन पुट करेंगे और मोलरिटी निकाल देंगे। तो डी की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, कितनी दे रखी है? 1.504 ग्राम प्रति ml बराबर। अब द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम बेटा। यहाँ विलयन का द्रव्यमान रखना है, ना कि विलय का द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि अपन घनत्व किसका है? विलयन का, और आयतन भी किसका निकाल रहे? विलयन का निकाल रहे, तो सारे डाटा विलयन के ही रखने पड़ेंगे। तो आयतन अपन मान लेते हैं V। क्या मान ले बेटा? V। यहाँ पर ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। अब V की वैल्यू निकालते हैं, तो V यहाँ पर कैसे आ जाएगा? V यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ml यहाँ पर चला जाएगा 100 के पास में, तो 100 ml बटा 1.504। ये आपके पास क्या आ गया? आयतन का मान आ गया, मोल आ गए और आयतन आ गया। अब यहां पर आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो कैपिटल M मतलब कि मोलरता, कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी आपके विलय के मोल। विलय के मोल कितने हैं? 68/63, ठीक है। विलयन का आयतन किस में आया है बेटा? ml में आया है। ये आयतन किस में आया है? ml में आया है। तो ml में आयतन रख दूंगा, कितना रखूंगा? गुणा 100। अब ये 1.504 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 1.504, ठीक बात है। अब ये ml में है, तो अपने को किस में कन्वर्ट करना है? इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैंने गुणा कर दिया। क्लियर है? चलिए, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के लिए आप इसको यहाँ से पॉइंट हटाओ और यहाँ पर लगा दो 1 2 3 0, 1 0 से 1 0 कट गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 68 × 1504, इनको मल्टीप्लाई करके और 6300 का भाग लगा देना, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 16.23, कितनी? 16.23। अब इसका मात्रक क्या आएगा बेटा? मात्रक आएगा, ऊपर क्या है? ऊपर है विलय के मोल और नीचे क्या है? विलयन का आयतन। ml में था, जिसको अपन ने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मोल बटा लीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक आ जाएगा आपके मोल पर लीटर, ठीक है। ये आपकी इसकी मोलरिटी आ जाएगी। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेवें या इसको अच्छी तरीके से लिख दें। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है, मीन्स विलायक आपके जल है, और वो है 10% W/W। W/W मतलब विलय का भार बटा विलयन का भार, राइट। विलय का भार मतलब कि किसका? ग्लूकोज का भार, ठीक है। 10% W/W है। विलयन की मोललता ज्ञात करनी है आपको, मोलैलिटी ज्ञात करनी है, स्मॉल m की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना, मतलब प्रत्येक घटक मतलब विलय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश ज्ञात करना। यदि विलयन का घनत्व दिया है आपको, D की वैल्यू दी है, तो विलयन की मोलैलिटी भी ज्ञात करनी है आपको, कैपिटल M की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, का 10% जलीय विलयन है, का 10% स्मॉल w बाई कैपिटल W है। इसका मतलब आपने पढ़ रखा है कि 10% W/W का मतलब है, माना विलयन 100 ग्राम, तो विलय कितना होगा? 10 ग्राम, ठीक है। विलयन 100 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम, तो विलय मतलब बोलो बेटा, विलय C6H12O6, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ग्लूकोज का द्रव्यमान हो जाएगा 10 ग्राम। मीन्स विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? विलायक यहाँ पर कौन है बेटा? विलायक यहाँ पर जल है। कौन है? जल है। जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जल का द्रव्यमान हो जाएगा 90 ग्राम, राइट। ये बेसिक बातें आपने लिख दी।
और क्या दे रखा है आपको, विलयन का घनत्व तो दे रखा है, जो अपन इसकी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये दिया है। सबसे पहला आपको पूछा है कि विलयन की मोललता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो मोललता का फॉर्मूला होता है बेटा, मोललता बराबर, मोललिटी बराबर विलय के मोल बटे में विलायक का भार केजी में हो तो बढ़िया है, नहीं हो अगर ग्राम में हो तो ऊपर आपको क्या कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मोललता आपके आ जाएगी। ठीक है, चलिए आपको विलय के मोल ज्ञात करने हैं, मतलब कि ग्लूकोज के मोल ज्ञात करने हैं। ग्लूकोज का आपके पास भार है, ग्लूकोज का आप अणुभार निकाल सकते हो, भार बटा अणुभार कर देखो तो विलय के मोल आ जाएंगे। विलायक का भार आपको दे रखा है, विलायक का भार यहाँ पर 90 ग्राम है। आपको फॉर्मूले में पुट करनी वैल्यूज और आंसर लेके आना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर मैं ग्लूकोज का अणुभार लिख रहा हूँ। हालांकि आपको याद भी रखना है इसका अणुभार 180 ग्राम पर मोल होता है। तो ये होता है C6H12O6। C6 यानी ये कार्बन की कितनी वैल्यू होगी, 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन होता है बेटा आपके 16 × 6। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का अणुभार आ गया। विलय के मोल, यहाँ पर भार बटा अणुभार, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्लूकोज के मोल बराबर हो जाएगा भार बटा अणुभार, भार वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अणुभार। भार कितना है क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा, 10 ग्राम है। अणुभार आया आपके 180। तो ये आपके पास आ गए विलय के मोल। ठीक है, तो विलय के मोल आ गए। अब इस विलय के मोल से आप मोलरता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर मोलरता ज्ञात करता हूं। मोललता आ जाएगी विलय के मोल आप काट सकते हो, इसको काट दो, ये हो जाएगा 1/18। इसको आगे भी कैलकुलेट आप कर सकते हो, अपने को डायरेक्ट यहां से कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा आपके मोललिटी आ जाएगी यहाँ पर विलय के मोल कितने हैं बेटा, 1/18। ठीक है, गुणा। अब विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है 90 ग्राम। क्या है बेटा, 90 ग्राम। अब 90 ग्राम है तो मैं ऊपर 1000 से गुणा करूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने 1000 से गुणा कर दिया तो ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, मोल पर केजी। ठीक बात है, क्लियर है। चलिए, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे और यहां पर 100 में कितना बच गया, 18 × 9 का जब आप डिवीजन करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.617 मोल पर केजी। ठीक है, ये आपके आ गई मोललता। अब इसने आगे बोला है प्रत्येक घटक का आपको मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, तो मोल अंश अपन ज्ञात करते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट मोल अंश। मोल अंश का फॉर्मूला होता है, अगर विलय के मोल अंश निकालने तो अवयव का मोल बटा कुल मोल। तो अगर विलय के मोल अंश निकालने हैं, मोल अंश अगर मैं बात करूं किसकी, विलय की। ठीक है, तो मोल अंश अगर मैं ग्लूकोज के निकालूंगा, विलय के निकालूंगा तो ग्लूकोज एन ग्लूकोज बटा एन ग्लूकोज प्लस एन H2O, राइट। ठीक है, तो विलय के मोल बटा विलियन के मोल में आपके विलय और विलायक दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो विलय के मोल तो अपने को पता है कितने, 1/18 बोलो। ठीक है, और ग्लूकोज के मोल अपने को पता है और जल के मोल अपन निकाल देंगे। जल का आपके पास भार है और उसका अणुभार आपको पता है 18 ग्राम होता है, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ग्लूकोज के मोल आ जाएंगे अपने, जो पहला आपका अवयव है ग्लूकोज, तो अपन लिख देते हैं एन ग्लूकोज हो जाएगा 1/18। ठीक है, बटा
N ग्लूकोज कितना हो जाएगा बेटा 1/18 प्लस NH2 कितना हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, भार कितना है 90, अणुभार कितना है 18, अणुभार 18 होता है जल का, बोलो भाई, ठीक है। तो जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है, राइट। चलिए अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से 1/18, नीचे यहाँ पर लसअप ले लो, कितना आ जाएगा 18, 1 + 90, ये डिवीजन हो जाएगा। अब ये 18 ऊपर चले जाएंगे, 18 से 18 कट जाएगा, तो ये कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएगी 1/18 गुणे में 18/91, 1/18 गुणे 18/91, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब आपको भाग देना 1/91, आप भाग दोगे तो वैल्यू आएगी 0.01। ये मोल अंश है, क्या है मोल अंश है। किसका मोल अंश है, ये आपके ग्लूकोज का मोल अंश। तो अब अपने को जल का मोल अंश निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जल का मोल अंश। अपने को पता है एक में से घटा दूंगा तो जल का मोल अंश आ जाएगा, क्योंकि मोल अंशों का कुल योग कितना होता है बेटा 1 होता है। तो जल का मोल अंश कितना हो जाएगा 1 - 0.01, इसको अपन नेगेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.99, ठीक है। तो ये आपके जल का मोल अंश और ये आ गया आपके ग्लूकोज का मोल अंश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आपके कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट जो है वो विलयन का घनत्व दे रखा है और विलयन की मोलरता पूछा है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने वैसे ही किया था जैसे ये करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए चलिए। तो आपको घनत्व दे रखा है बेटा, विलयन का घनत्व दे रखा है, तो घनत्व बराबर, ये तीसरा पार्ट मैं कर रहा हूं और ये फर्स्ट पार्ट था आपके, ये सेकंड पार्ट हो गया मोल अंश वाला। थर्ड पार्ट जिसमें आपको घनत्व दे रखा है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, जिससे आपको क्या निकल जाएगा बेटा, विलयन का आयतन निकल जाएगा। विलय के मोल आपको दे रखे हैं, क्योंकि अपने को मोलरता का फॉर्मूला पता है। अगर मैं बात करूं मोलरता के फॉर्मूले की, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलरता बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, और अगर ml में है आयतन तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1000 से। ये आपके मोलरता का फॉर्मूला है। तो विलय के मोल तो अपने पास है, कितने हैं बेटा 1/18 मोल है, कितने 1/18 मोल है, ठीक है। इसका आपको विलयन का आयतन ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना है तो आपको घनत्व दे रखा है, विलयन का आपके पास द्रव्यमान है तो आप विलयन का आयतन ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये सारे डाटा किसके हैं बेटा, ये सारे डाटा विलयन के। अब घनत्व की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml बराबर द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बोलो भाई 100 ग्राम है, और आयतन भी अपने को कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहां से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा 100/1.2, और ये किस में आ जाएगी बेटा ml में आ जाएगी, किस में आ जाएगी ml में आ जाएगी, राइट, ठीक है। इसको आप और कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप 100/1 पॉइंट हटाओ, ऊपर 1000 लग जाएगा तो 1000/12 ml भी लिख सकते हो। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो कैपिटल M की क्या वैल्यू आ जाएगी, विलय के मोल अपने पास है 1/18 गुणा, अब विलयन का आयतन है भैया 1000, और ये चला जाएगा ऊपर गुणा में 12, और यहां पर मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बेटा 1000 से। क्यों, क्योंकि अपने को इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने का है, तो ये मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से 1000 सिंपली कट गया, और आपकी वैल्यू आ जाएगी आपके, इसको आप डिवाइड कर दोगे, 12 को 18 में भाग लगा दोगे, इजी है, तो आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी 0.67, कितनी आ जाएगी 0.67 और मोल प्रति लीटर। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी किसकी, मोलरता की। तो इस क्वेश्चन को अपन ने पूर्ण रूप से हल कर दिया। क्या क्या डाटा अपने को पूछा था, इसने पूछा था मोलरता, तो ये रही आपकी मोलरता। आगे इसने पूछा था बेटा आपको प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करना है, प्रत्येक घटक का, तो ये रहा ग्लूकोज का मोल अंश,
और ये रहा आपके जल का मोल अंश। दो ही इसके अंदर अंश है, एक ग्लूकोज है और एक जल है। घनत्व दे रखा था और विलयन की मोलरता पूछी थी, तो घनत्व से अपन ने आयतन निकाल दिया और आयतन से अपन ने क्या निकाल दी, मोलरता ज्ञात कर ली इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो बोर्ड में इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं, इस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान है। आपके पास 1 ग्राम का मिश्रण है जिसके अंदर क्या क्या मिला रखा है आपने, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें दोनों के मोल इक्वल है। ठीक है, दोनों के मोलों की संख्या समान। तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए, अब इस मिश्रण से जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर, ये कैपिटल M का मतलब आप जानते हो ये मोलरता है। ठीक है, तो 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। कुल मिला के यहाँ पर क्या पूछा है बेटा, यहाँ पर HCl का आपको HCl का आयतन पूछा है, HCl का आयतन पूछा है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में वापस रिपीट करता हूं। यदि 1 ग्राम मिश्रण में, 1 ग्राम मिश्रण है आपके पास जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या इक्वल है, उस मिश्रण से आपको पूर्णतः अभिक्रिया करानी है किसकी, HCl की। कितने HCl की, 0.1 मोलर HCl की पूर्णतः अभिक्रिया करवानी। तो पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया को पूर्णतः कराने के लिए HCl का कितना आयतन आवश्यक है। यहाँ पर HCl के मोल दे दिए, HCl के मोल दे दिए 0.1। मोलरता का मतलब होता है 1000 ml या 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। ठीक है, चलिए तो HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि इस मिश्रण में Na2CO3 और NaHCO3 के मोलों की संख्या समान है। तो यहाँ से अपने को कुछ हिंट दिखाई दे रही है, मोलों की संख्या इक्वल है, तो यहाँ से मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं Na2CO3 के मोल निकालता हूँ, Na2CO3 के मोल निकालता हूँ। तो माना Na2CO3 का द्रव्यमान, बेटा इसका अपन मान लेते हैं इसका द्रव्यमान, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं नहीं तो क्वेश्चन आएगा नहीं। माना Na2CO3 का द्रव्यमान कितना है बेटा, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है x ग्राम। कितना है, x ग्राम। ठीक है, तो बताओ NaHCO3 का द्रव्यमान कितना होगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, 1 - x। कुल 1 ग्राम है, कुल विलयन ही कितना है इनका, कुल मिश्रण ही कितना है, 1 ग्राम है। तो Na2CO3 का द्रव्यमान 1 ग्राम है, तो NaHCO3 का द्रव्यमान 1 - x ग्राम हो जाएगा। राइट, चलिए तो ये आपके पास दोनों द्रव्यमान आ गए। अब मैं अगर बात करूं इनके मोलों की संख्या, तो भार बटा अणुभार अपन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। Na2CO3 का अणुभार, Na2CO3 का अणुभार बेटा क्या होगा, सोडियम का कितना होता है 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 × 3। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी 106 ग्राम पर मोल। राइट, ठीक है, तो Na2CO3 का द्रव्यमान आ गया। अगर मैं NaHCO3 के द्रव्यमान की बात करूं, NaHCO3 का द्रव्यमान तो कितना आ जाएगा बेटा 23 + 1 + 12 + 16 × 3। ठीक है, 48 और 12 कितने हो गए 60 और 24 84 ग्राम पर मोल।
ठीक है, तो ये Na2CO3 का द्रव्यमान आ गया और ये NaHCO3 का अणुभार आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास भार पता है, अणुभार पता है, तो मोलों की संख्या पता हो जाएगी। तो मुझे बताओ Na2CO3 के मोल कितने आ जाएंगे? Na2CO3 के मोल बेटा कितने आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे भार बटा अणुभार। बोलो भाई, भार कितना है Na2CO3 का? x ग्राम। अणुभार कितना है? अणुभार है आपके 106 ग्राम। बोलो, ठीक है, तो 106 ग्राम, ये मोलों की संख्या आ गई, या मोल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ग्राम था, या ग्राम प्रति मोल है, ग्राम से ग्राम जो कट जाएंगे और मोल है जो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएंगे? ये मोल हो गए। ठीक है, अब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के अगर आप मोल निकालोगे तो बेटा क्या आएगा? 1 - x बटा 84। ठीक है, ये आ गया आपके सोडियम बाइकार्बोनेट का। जैसा क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों के मोलों की संख्या क्या है? समान है। तो मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 बोलूं तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है दोनों के मोल समान, राइट। चलिए, तो दोनों के मोल अगर समान है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं Na2CO3 के मोल बराबर NaHCO3 के मोल। तो दोनों के मोलों के इक्वल करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखें तो ये हो जाएगा आपके x/106 बराबर 1 - x बटा 84, राइट। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 84x और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 106 - 106x, राइट। अब इसको आप इधर कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके 84x प्लस 106x बराबर 106, राइट। इसको अगर आप कैलकुलेट आगे करना चाहोगे तो 6 और 4 10 का 0, हासिल की 1, 8 और 1 और 9 और ये 190x बराबर 106 और x की वैल्यू आ जाएगी 106 बटा 190। इसको आप कैलकुलेट करोगे आगे तो इसकी वैल्यू कट के आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.558। किसकी वैल्यू आई बेटा? x की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई तो Na2CO3 के मोल निकल जाएंगे। जो Na2CO3 के मोल निकलेंगे वो NaHCO3 के मोल हो जाएंगे। तो इनके मोलों की संख्या आ जाएगी। मोलों की संख्या आने के बाद देखो अपन क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो Na2CO3 के मोल बराबर है x बटा 106। x की वैल्यू आ गई आपके पास। x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आई है बेटा आपके पास 0.558 बटा 106, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी आपके समथिंग 0.00526 526 और ये क्या है? मोल है, ठीक है। अब मुझे बताओ NaHCO3 के मोल कितने हो जाएंगे? NaHCO3 के मोल और Na2CO3 के मोल इक्वल है तो अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब अगर आप इसमें ऐसा करते भी हैं कि 1 - x करके एक में से 0.558 घटाकर 84 का भाग देते हैं तो वैल्यू एग्जैक्ट यही आएगी, ठीक है। तो लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। अपन को क्वेश्चन ने बोल दिया है NaHCO3 के मोल और Na2CO3 के मोल इक्वल है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं NaHCO3 के मोल भी यही आएंगे एग्जैक्टली। कितने आएंगे बेटा? 0.00526 मोल। कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये इन दोनों के मोल आ गए। अब क्वेश्चन के अंदर यहां पर रस समीकरण मिति आप लोगों को लगानी पड़ेगी। इस मिश्रण में पूर्णतः क्रिया करने के लिए, मिश्रण की अब आप क्रिया करा रहे हो, चैप्टर नंबर 1 जो 11th क्लास का है रस समीकरण मिति वाला पोर्शन, वो आपको लगाना पड़ेगा। इस मिश्रण में पूर्णतः क्रिया कराने के लिए अगर आप मिश्रण से क्रिया करा रहे हो तो 0.1 मोलर HCl के लिए कितने ml की आवश्यकता होगी। अब देखिए, चलिए अपन क्रिया कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना आप लोग। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाता हूं। आपके पास मिश्रण के अंदर क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है बेटा, और एक मिश्रण के अंदर दूसरा अवयव है
सोडियम बाइकार्बोनेट, उस मिश्रण के अंदर आपको क्या डालना है, HCl डालना है। कितना डालना है, HCl की मोलरता दे रखी है 0.1 मोलर HCl, ये इसकी मोलरता है। इस मोलर का HCl कितना आप डालो, उसका मात्रा कितनी हो, उसका आयतन कितना हो कि अभिक्रिया पूर्णतः हो जाए, पूर्णतः समाप्त हो जाए, जिसके अंदर अभिकारक नहीं बचे, सारे अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो जाए, उत्पादों में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए आपको HCl की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो रिएक्शन लिखते हैं बेटा, रिएक्शन लिखा मैंने यहाँ पर कि मैंने Na2CO3 के साथ में मेरे को क्या मिलाना है बेटा, HCl मिलाना। क्या ये रिएक्शन स्टाइक्योमेट्री के हिसाब से पॉसिबल है, वह देखने का तरीका होता है। सोडियम पे +1 होता है, यहाँ पर 2 सोडियम है, ठीक है। कार्बोनेट पर -2 होता है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए इनके पास भी +2 और -2 होने चाहिए। वो तब पॉसिबल है जब इसके आगे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखी है कि भैया जब आपने एक लवण की अभिक्रिया किससे कराते हो, एक अम्ल से कराते हो, तो क्या बनता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो अब इस लवण की अभिक्रिया आप इस अम्ल से कराओगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर ये जो प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, 2 Na2Cl के साथ जुड़कर बना देते हैं NaCl, ठीक है। 2 Cl है और 2 ही Na है, तो बन जाएंगे बेटा 2 NaCl। क्या बन जाएंगे, 2 NaCl। और पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और कितने जल, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम कितने बचे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा, तो ये बच जाएगा H2। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण बन गया आपके NaCl, ठीक है। हालांकि ये प्रोडक्ट से अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को तो यहाँ रस समीकरण मिति का यूज करना है। अपने को ये पता चल गया कि भैया 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूं कि 1 मोल, यहाँ पर अपन दूसरी अभिक्रिया भी करवा देते हैं पहले, NaHCO3, ये भी उस मिश्रण में। अब इसके साथ में मैं अभिक्रिया करवा रहा हूँ किसकी, मैं अभिक्रिया करवा रहा हूँ HCl की, ठीक है। तो मैंने ये HCl की रिएक्शन करवाई, देखो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल के लिए अपन जो है इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। सोडियम पर होता है +1, कार्बोनेट पर होता है -2, जिसको +1 जो बैलेंस करके -1 बना देता है, तो +1 -1 के साथ +1 -1 अपने पास है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो Na और Cl मिलकर तो बना देंगे बेटा NaCl। क्या मिला देंगे, NaCl, ठीक है। और आपके बाकी प्रोडक्ट वही बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन बच गए और 1 CO2 और 2 H2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा सॉरी, तो ये बच जाएगा CO2 गैस की फॉर्म में और साथ में बच गया H2। तो क्या बचा आपके पास, प्रोडक्ट के रूप में NaCl प्राप्त हुआ, लवण प्राप्त हुआ। लेकिन अपने को प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, अपने को यहाँ पर यह पता चल गया कि भैया रस समीकरण मिति के अनुसार कि 1 मोल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से 2 मोल HCl अभिक्रिया करेगा, तभी अभिक्रिया पूर्ण होगी, राइट। 1 मोल Na2CO3 के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए, ठीक है। तो 1 मोल Na2CO3 के लिए HCl के कितने मोल चाहिए बेटा, 2 मोल चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 1 मोल मतलब कि मेरे पास, मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास 1 मोल के लिए 1 मोल Na2CO3 के लिए Na2CO3 के लिए HCl के चाहिए 2 मोल HCl। अपने पास Na2CO3 के कितने मोल है, Na2CO3 के बेटा अपने पास मोल है, ये इतने मोल है, ठीक है। तो इतने मोलों के लिए कितने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0.00526 मोल Na2CO3 के लिए कितने मोल HCl चाहिए, ये इसके लिए इतने मोल HCl चाहिए, तो ये चाहिए 2 गुणा 0.00526, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 6 दूनी 12, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10 और ये 0 लग जाएगा और 0.0, ठीक है। इतने मोल आपको चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पर इतने मोलों के लिए इतने मोल आपके किसके चाहिए, ये HCl के मोल है, HCl के मोल है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक मोल HCl के लिए देखो स्टोइकियोमेट्री से आप लोग पता लगा सकते हो कि एक मोल HCl के लिए, एक मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता होगी, एक मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता होगी। तो इतने मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए, इतने मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए, NO2CO3 के लिए कितने मोल HCl की आवश्यकता होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मोल को, तो इतने मोल HCl की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं अपन NaHCO3 के बारे में। तो NaHCO3 का तो फंडा क्लियर है कि एक मोल NaHCO3 के लिए HCl की कितनी आवश्यकता है बेटा, देखो यहाँ एक मोल NaHCO3 के लिए आपके एक मोल HCl की आवश्यकता है, तो एक मोल HCl की आवश्यकता होती है। तो अब मुझे बताओ 0.00526 इसके मोल भी इतनी है, देखो ये 0.00526 मोल है, ठीक है। तो इतने मोलों के लिए कितने HCl चाहिए, इतने मोलों के लिए इतने ही HCl आप लोगों को चाहिए होंगे, मोल HCl, ठीक है। तो अपने पास HCl की कुल मोल आ गए कि विलियन के अंदर HCl के कितने मोल आपको चाहिए होंगे, और मोल आ गए तो अब आयतन की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो HCl की कुल आवश्यक मोल, HCl के कुल आवश्यक मोल कितने हो जाएंगे बेटा, HCl के कुल आवश्यक मोल हो जाएंगे आपके, यहाँ मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, 0.01052 प्लस 0.00526 इतने मोल आपको चाहिए HCl के। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 और 2 8 और 5 और 2 7 और ये आ जाएगा 5 का 5 और 1 का 1 और 0.0 ये वैल्यू आ जाएगी। इतने मोल आपको HCl के चाहिए। अब आयतन निकालते हैं बेटा। अब यहाँ पर आपको देखो बहुत ही अच्छी हिंट दे रखी है, ये मोलरता दे रखी है। तो मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर विलियन के अंदर विले के मोलों की संख्या। तो इसका मतलब है 1 लीटर में विले के मोलों की संख्या कितनी है, 0.5। तो मैं ये लिख सकता हूँ मोलरता यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ, मोलरता कितनी है 0.1 मोलर। का अर्थ क्या है, 1000 ml में 0.1 मोल किसके, HCl के। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो 1000 ml में अब मुझे ये बताओ कि मोल कितने हैं, मोल है आपके 0.1 मोल। 0.1 मोल में कितनी मात्रा है HCl की, 1000 ml मतलब 1 लीटर, राइट। तो 0.1 मोल में 1000 ml है, तो 1 मोल में कितनी होगी बेटा, 1 मोल में आपके इसकी मात्रा हो जाएगी 1000 बटा 0.1। अब HCl के कितने मोल आए, HCl के इतने मोलों में इतने मोल चाहिए पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए। तो इतने मोलों में कितने ml मतलब कि विलियन की आवश्यकता होगी, यहां से आपके HCl का विलियन ज्ञात हो जाएगा। तो इतने मोलों में तो मतलब कि 0.01578 मोलों में HCl कितना चाहिए, तो वो चाहिए आपके 1000 बटा 0.1 गुणा 0.01578 इतना जो है आपको HCl चाहिए। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, एग्जैक्ट जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है आपको नीचे, ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, 1 सेकेंड, ये वैल्यू मैं ऊपर कैलकुलेट कर देता हूं, यस। यहां पर लिख देता हूं। तो 1 मोल के लिए इतने ml चाहिए, और अपने पास मोल कितने हैं HCl के, इतने मोल है। तो 0.01578 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, तो चाहिए होंगे आपके 1000 बटा 0.1 इंटू आपके हो जाएंगे 0.01578, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा पॉइंट हटने के बाद, और इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 157.8 ml ये वॉल्यूम आ जाएगी HCl की। तो HCl को पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से
करने के लिए कितने ml की आवश्यकता होती है? 157.8 ml की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो होपफुली ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर